फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम आज हम कुछ मेमोरी के कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। तो मेमोरी मैनेजमेंट का जो भी मेथड हमने सेलेक्ट करना होता है किसी भी सिस्टम के लिए, तो वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे हार्डवेयर की डिज़ाइन पे डिपेंड करता है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर वो डिपेंड कर रहा होता है। बेसिकली हो क्या रहा होता है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये एक मेमोरी है, मेमोरी में हमारे पास डिफरेंट सेल्स हैं। इट इज़ बेसिकली अरे ऑफ वर्ड्स और बाइट्स, और हमारे पास ये प्रोसेसर है। तो प्रोसेसर में एक एड्रेस बस होती है जो एड्रेस बताती है कि इस टाइम प्रोसेसर को किस जगह के एड्रेस से कौन सा डाटा चाहिए, और फिर एक डाटा बस होती है जो उस डाटा को ट्रैवल करती है। तो इन चीज़ों को एड्रेस को हैंडल करने के लिए प्रोसेस जो होते हैं डिफरेंट कंपनीज के होते हैं, इनके अंदर प्रोग्राम काउंटर हो सकता है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर हो सकता है जो बताएगा कि किस जगह पर इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई हैं, किस जगह पे प्रोग्राम काउंटर ने एग्जीक्यूट करना है। और उसके अलावा हमारे पास डाटा सेगमेंट्स होते हैं, स्टैक सेगमेंट्स होते हैं जो बता रहे होते हैं कि डाटा किस जगह पर मेमोरी में पड़ा हुआ है। तो मेमोरी जो होती है दिस इज़ लार्ज अरे ऑफ वर्ड्स, और इसके हर किसी के अपने अपने सेल्स के अपने एड्रेसेस होते हैं। और जो सीपीयू करता है फेच इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेमोरी अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ इट्स प्रोग्राम काउंटर एंड अदर मेमोरी मैनेजमेंट रजिस्टर्स। तो प्रोग्राम काउंटर के साथ साथ मेमोरी मैनेजमेंट रजिस्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे हमारे पास जो इंटेल सीपीयू के अंदर सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं, डाटा सेगमेंट होता है, स्टैक सेगमेंट होता है। These instructions may cause additional loading from and storing to a specific memory address। यानी आप एक जगह से स्पेसिफिक मेमोरी एड्रेस से अब आपने लोडिंग करनी है या स्टोरिंग करनी है, तो आपके पास इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए जो कि ये तमाम काम एग्जीक्यूट करें। अब जो टिपिकल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल होती है, यानी नॉर्मल हम अगर एक एग्जीक्यूशन को लें जनरली, तो उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है वो देखेगा मेमोरी में कहाँ इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है, उस इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा। फेच करने के बाद उसको डिकोड करेगा। डिकोड करने के लिए अगर C++ है तो उसका कंपाइलर यूज़ किया जाएगा जो उसको कंपाइल करेगा, और डिकोड करने के बाद उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद जो उसका रिजल्ट है वो वापस मेमोरी में स्टोर किया जाएगा कि ये इसकी आउटपुट है। तो टिपिकल एग्जीक्यूशन साइकिल में क्या होता है कि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच कर दिया जाता है, फिर डिकोड कर दिया जाता है और एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। ऑपरेंड्स जो हैं वो भी ले लिए जाते हैं फेच से, जो ऑपरेंड्स की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल हमारी इंस्ट्रक्शन में A+B है, तो अब A और B की वैल्यू भी फिर मेमोरी से फेच कर ली जाती है। आफ्टर इंस्ट्रक्शन हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड द रिजल्ट्स आर स्टोर्ड बैक इन मेमोरी, मेमोरी में वापस स्टोर कर दिए जाते हैं। तो जो मेमोरी यूनिट होता है उसको स्ट्रीम ऑफ मेमोरी एड्रेसेस पता है, उसको ये नहीं पता कि डाटा क्या है, इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। जो मेमोरी यूनिट है बेसिकली वो बस एड्रेसेस को कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे आप समझ लें एड्रेस बस भी एक मेमोरी यूनिट है, या फिर एक रजिस्टर है जिसके अंदर एड्रेसेस स्टोर है, इंडेक्स रजिस्टर है, वो भी एक मेमोरी यूनिट है। तो इसको यही नहीं पता होता कि वो कैसे जनरेट हो रहे हैं और किस चीज़ के लिए हैं, जस्ट उसको मेमोरी एड्रेसेस से कंसर्न होती है। अब मेमोरी हायरार्की हम देख लेते हैं। मेमोरी हायरार्की में क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास सीपीयू है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए सीपीयू। अब सीपीयू जो है उसकी जो साइकिल्स हैं प्रोसेसिंग की वो बहुत फास्ट होती हैं, वो बहुत तेज़ी से कंप्यूटेशंस परफॉर्म कर रहा होता है। और उसके अलावा हमारे पास जो सिंपल मेमोरी होती है जिसको हम मेन मेमोरी बोलते हैं, रैम होती है जो हमारी, जब सीपीयू ने कोई भी चीज़ देखनी होती है तो एक तो वो मेन मेमोरी से असेस करता है। अब मेन मेमोरी में अगर उसको कोई चीज़ मिल जाती है तो ठीक है, अगर मेन मेमोरी में भी उसको कोई चीज़ नहीं मिलती तो वो जो सेकेंडरी मेमोरी होती है यानी जो हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क में से उस चीज़ को वो असेस करता है। तो लेकिन सीपीयू इतना फास्ट है कि इसको मेन मेमोरी से भी चीज़ें एग्जीक्यूट करना स्लो लगता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक स्पीड है कि ये 1 नैनोसेकंड में एक फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन उस फंक्शन के अंदर ए और बी की वैल्यूज़ हैं जो वो मेन मेमोरी से लेता है, जो 200 नैनोसेकंड के अंदर फेच होते हैं। तो सीपीयू को 1 नैनोसेकंड का ऑपरेशन 200 नैनोसेकंड्स में परफॉर्म करना पड़ रहा होता है, क्योंकि वो मेन मेमोरी से डाटा ले रहा होता है। तो इसके लिए हमारे पास सीपीयू के अंदर इसकी अपनी पर्सनल मेमोरी होती है। तो जो सीपीयू के अंदर मेमोरी होती है उनको बोलते हैं रजिस्टर्स। रजिस्टर्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं क्योंकि रजिस्टर का पार्ट होते हैं। रजिस्टर को किसी और जगह से, किसी बस से चीज़ें नहीं लेके आनी पड़ती, उसके अंदर ही चीज़ें लोकेटेड होती हैं। लेकिन रजिस्टर्स जो होते हैं बहुत कम होते हैं। बहुत कम होने के साथ साथ ये सीपीयू की मैनेजमेंट में भी यूज़ हो रहे होते हैं। जैसे हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट रजिस्टर्स हैं, उन्होंने मेमोरी मैनेजमेंट करनी है। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के रजिस्टर हैं, उन्होंने इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करना है कि कहाँ से इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। तो इस तरह हमारे पास स्टैक के कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो रजिस्टर्स के अपने फंक्शंस हैं जो उन्होंने परफॉर्म करने हैं, और रजिस्टर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं। तो अब क्या किया गया, रजिस्टर और मेन मेमोरी के बीच में एक और मेमोरी टाइप बना दी गई, रजिस्टर से थोड़ी सी स्लो और मेन मेमोरी से थोड़ी सी फास्ट। इसको बोला जाता है कैशे। कैशे जो होता है फिर उसके अंदर जो ऐसा डाटा जो रजिस्टर में रखना चाहिए था लेकिन रजिस्टर फुल हो चुके हैं, कम हो चुके हैं, और मेन मेमोरी में नहीं रखना चाहिए था, मेन मेमोरी दूर है, तो उसके बीच के रास्ते में एक जगह रख दिया जाता है जिसको कैशे बोलते हैं। एंड कैशे इज़ फास्टर देन मेन मेमोरी। इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो होता है मेन मेमोरी से मिलता है और थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका रजिस्टर से मिल रहा होता है। सो इट इज़ फास्टर देन मेन मेमोरी बट स्लोअर देन रजिस्टर्स। अच्छा, अब
आपने बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशंस परफॉर्म कर दी हैं, आपने रजिस्टर्स को भी यूज़ कर लिया है, आपने कैशे को भी यूज़ कर लिया है, मेन मेमोरी भी यूज़ कर लिया और सेकेंडरी स्टोरेज भी यूज़ कर ली। अब आपका जो आउटपुट है दैट इज़ वेरी लार्ज, आप उसको स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास नॉन वोलेटाइल आर्काइवल स्टोरेज होती है। आर्काइवल स्टोरेज से मुराद ये है कि आप कोई कैसेटें बना के रख लेते हैं, कोई सीडीज़ बना के रख लेते हैं, या कोई हार्ड डिस्क है जो कंप्यूटर के अंदर इंसर्टेड नहीं है, उसके अलावा उसके अंदर अपना डाटा स्टोर करते जाते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली आर्काइवल स्टोरेज। तो ये हमारे पास डिफरेंट मेमोरी हायरार्की होती है। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास वेरी स्मॉल, एक्सट्रीमली फास्ट, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, महंगे वोलेटाइल सीपीयू रजिस्टर्स होते हैं मेमोरी के लिहाज से अगर देखा जाए। फिर स्मॉल वेरी फास्ट, यानी एक्सट्रीमली फास्ट नहीं होते लेकिन वेरी फास्ट होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव नहीं होते। वोलेटाइल कैशे होते हैं। वोलेटाइल से मुराद ये है कि जब शट डाउन होगा, पावर कट ऑफ होगी, तो डाटा सारा उड़ जाएगा, इरेज हो जाएगा। फिर हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ मेगाबाइट्स ऑफ मीडियम स्पीड, मीडियम प्राइस वोलेटाइल मेन मेमोरी होती है, जिसको रैम हम आम अल्फाज में रैम के नाम से जान रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ गीगाबाइट्स ऑफ स्लो चीप नॉन वोलेटाइल सेकेंडरी स्टोरेज होती है, जिसको हम हार्ड डिस्क बोलते हैं। उसके बाद हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टेराबाइट्स ऑफ वेरी स्लो टेराबाइट्स होती हैं, वेरी स्लो, ऑलमोस्ट फ्री होती हैं, यानी इतनी सस्ती होती हैं कि हम इनको फ्री कह देते हैं। नॉन वोलेटाइल इंटरनेट स्टोरेज होती है जो हम इंटरनेट पर स्टोर कर लेते हैं। इंटरनेट पर वेब पेजेस हैं, एफटीपी रिपोज हैं। तो इस सब्जेक्ट के लिहाज से इतनी ही है। इसके अलावा आर्काइवल स्टोरेज होती है, वह यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो उसके बाद हमारे पास जो मेमोरी मैनेजमेंट होती है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सीपीयू है, सीपीयू ने मेमोरी कुछ असेस करनी है, असेस करने के बाद उसने एक प्रोग्राम रीड किया, उसके अंदर कुछ फंक्शंस परफॉर्म किए और उसको डिस्कार्ड कर दिया। तो अब अगर आप देखें तो सीपीयू ने वापस कोई फंक्शन यहाँ पर आउटपुट नहीं किया। तो इस मेमोरी को फ्री करना, किसी और जगह डाटा को में यूज़ कर लेना, ज़ाया ना करना, ये तमाम चीज़ें, और सीपीयू सही जगह से डाटा उठाए लेकर आए, ये तमाम चीज़ें मेमोरी मैनेजमेंट का काम होता है। द पर्पस ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट टू इंश्योर फेयर, सिक्योर, ऑर्डरली एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ मेमोरी। मेमोरी का एफिशिएंट यूज़, ऑर्डरली यूज़, एक सीक्वेंस में सिक्योरिटी वाइज बिल्कुल ठीक और फेयर इसने यूज़ करना होता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट की टास्क जो होती है, इसने ट्रैक रखना होता है यूज्ड एंड फ्री मेमोरी स्पेसेस, जैसे हमने यहाँ पर देखा, और ये भी देखना होता है कि कितनी मेमोरी किस प्रोसेस को एलोकेट करनी है और कितनी डी एलोकेट करनी है। और ये स्वैपिंग प्रोसेसेस इन एंड आउट ऑफ द मेन मेमोरी के लिए भी यूज़ होता है। हमने देखा था कि हमारे पास जो एक एल्गोरिदम होता है उसके अंदर हम प्रोसेसेस को स्वैप आउट स्वैप इन भी कर देते हैं। तो जब स्वैप आउट करते हैं तो उनका जो सारा कॉन्टेक्स्ट होता है वो भी मेमोरी में स्टोर करना होता है, और जब स्वैप इन करते हैं तो मेमोरी से तमाम कॉन्टेक्स्ट उनका वापस लेके आना होता है, जो कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है। तो इसके लिए भी हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ओवरऑल जो अभी हमने देखा था कि प्रोग्राम अगर हमने देखना हो जनरली कि कैसे एग्जीक्यूट होता है, तो सबसे पहले हमारे पास प्रोग्राम होता है कंपाइल। कंपाइल होने के बाद लिंक हो जाता है, यानी उसके अंदर कोई लाइब्रेरीज इंक्लूडेड हैं, कोई एक्सटर्नल फाइल्स इंक्लूडेड हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल इंक्लूडेड है, वो लिंक हो जाती हैं। फिर वो लोड होता है, लोड इनटू द मेन मेमोरी। लोड होने के बाद वो एग्जीक्यूट हो जाता है। एग्जीक्यूट होने के बाद जो उसका आउटपुट जनरेट होता है वो स्टोर हो जाता है। तो ये जनरल हमारे पास प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है। तो जो भी हमारे पास सोर्स प्रोग्राम है, जब हाई लेवल या असेंबली लैंग्वेज के अंदर कंपाइल होता है और फिर लिंक कर दिया जाता है, तो इस प्रोसेस से हमारे पास मशीन लैंग्वेज एग्जीक्यूटेबल कोड जनरेट होता है। जो आर्किटेक्चर है, इंटेल का आर्किटेक्चर, उसके लिहाज से आर्किटेक्चर बेस्ड मशीन लैंग्वेज का कोड जनरेट हो जाता है फॉर द गिवन सोर्स प्रोग्राम। ये एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कोड जनरेट होता है, मशीन लैंग्वेज कोड। टू एग्जीक्यूट द बाइनरी कोड, जो बाइनरी कोड हमारे पास जनरेट होता है ये मेन मेमोरी में लोड कर दिया जाता है, और सीपीयू जो है उसकी स्टेट को सेट कर दिया जाता है कि ये लोड हो गया, अब आपने इसको एग्जीक्यूट करना है, नेक्स्ट इसकी बारी है। और उसके बाद जो हमारे पास तमाम प्रोसेस है ये इस डायग्राम से शो किया गया है। इसके बाद हमारे पास एड्रेस बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट आता है। एड्रेस बाइंडिंग से मुराद ये है कि जो भी आपने प्रोसेस एग्जीक्यूट करना है उसकी कुछ एड्रेस स्पेस होती है, उसने कुछ डेटा सेस करना होता है, तो आप उस प्रोसेस के साथ एड्रेस को अटैच कर देते हैं। दिस इज एड्रेस बाइंडिंग। तो जो भी प्रोग्राम होता है वो या तो डिस्क पे होता है, जब हमारे पास उसकी जो फॉर्म होंगी वो बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में होगी या स्क्रिप्ट फाइल में होगी। तो प्रोग्राम को जब हम डिस्क से मेमोरी में लेके आते हैं तब लेके आते हैं जब उसने एग्जीक्यूट होना होता है। तो हमारे पास जो कलेक्शन ऑफ प्रोसेसेस होते हैं जो वेट हो रहे होते हैं डिस्क पर, इनको हम इनपुट क्यू बोलते हैं। इनपुट क्यू भी बोल सकते हैं, रेडी क्यू भी बोल सकते हैं, वेटिंग क्यू भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो नॉर्मल प्रोसीजर ये होता है कि हम एक प्रोसेस सेलेक्ट कर लेते हैं इनपुट क्यू से,
और इसको लोड कर देते हैं, लोड दैट प्रोसेस इनटू द मेमोरी। मेमोरी में जब आ जाता है तो वो प्रोसेस रेडी हो जाता है। जब प्रोसेस रेडी हो जाता है तो सीपीयू शेड्यूलर उसको एग्जीक्यूट करता है। जब प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाता है तो ये इंस्ट्रक्शंस और डाटा को असेस करता है फ्रॉम द मेमोरी, जो भी इस प्रोसेस को ज़रूरत है फर्दर इंस्ट्रक्शंस को असेस करने की, डाटा को असेस करने की। और जब प्रोसेस टर्मिनेट होता है तो इसकी जो मेमोरी स्पेस होती है ये अवेलेबल हो जाती है फॉर री यूज़। ये कौन देख रहा होता है? ये काम मेमोरी मैनेजमेंट देख रहा होता है कि जो स्पेस उसने यूज़ कर ली अब वो अवेलेबल हो जाए फॉर री यूज़। तो ज़्यादातर में क्या होता है कि जो प्रोग्राम होते हैं वो कुछ स्टेप्स से गुजरते हैं। जैसे हमारे पास कुछ ऑप्शनल होते हैं, कुछ कंपलसरी होते हैं। तो ये ऑप्शंस जो हैं ये फिगर में शो किए गए हैं, फिगर हम देख लेते हैं। अब जो भी एड्रेस है वो प्रोसेस के साथ डिफरेंट तरीके से बाइंड किया जाता है, जो उसकी एड्रेस स्पेस है। जो सोर्स प्रोग्राम होगा वो जनरली सिंबॉलिक, जैसे इंटीजर वेरिएबल काउंट है, तो हमारे पास जो काउंट होगा बेसिकली जो इंटीजर वेरिएबल है दैट इज बेसिकली पॉइंटिंग टू एड्रेस। अब एड्रेस जो होता है ये इंस्ट्रक्शंस के साथ भी बाउंड किया जाता है, डाटा के साथ भी किया जाता है और डिफरेंट टाइम्स पे किया जा सकता है। अब ये हमारे पास जो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं एड्रेसेस को बाइंड करने के लिए प्रोसेस के साथ, एक होता है कि हम कंपाइल के वक्त उसको प्रोसेस के साथ एड्रेस को अटैच कर दें। दूसरा ये है कि जब प्रोसेस लोड हो उस टाइम अटैच कर दें। और तीसरा ये है कि जब प्रोसेस एग्जीक्यूट हो उस टाइम हम अटैच कर दें। तो अगर हमें पहले से पता है, कंपाइल टाइम पर ही पता है कि प्रोसेस कहाँ मेमोरी में रिजाइड करेगा, तो हम एब्सोल्यूट एड्रेसेस को उसी टाइम इंस्ट्रक्शंस और डाटा के साथ अटैच कर देते हैं बाय दी कंपाइलर। कंपाइलर उनको अटैच कर देता है कि अगर उसको कंपाइलर को पहले से ही पता है कि प्रोसेस कहाँ रिजाइड करेगा और कौन कौन सी मेमोरी की चीज़ों को ये असेस करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि हम लोड टाइम पे करते हैं। अगर कंपाइल टाइम में हमें नहीं पता होता कि प्रोसेस कहाँ रिजाइड करेगा मेमोरी में, तो कंपाइलर जो होता है रीलोकेटेबल कोड जनरेट करता है, यानी ऐसा कोड जनरेट करता है कि प्रोसेस लोकेट हो सकता हो कहीं और, क्योंकि फ्लेक्सिबल उसने प्रोसेस बनाना होता है। तो ये रीलोकेटेबल कोड जनरेट करता है और जो हमारे पास फाइनल बाइंडिंग होती है ये लोड टाइम तक डिले कर दी जाती है। फिर हमारे पास होता है एग्जीक्यूशन टाइम। अगर प्रोसेस को मूव किया जा सकता हो यानी रीलोकेट किया जा सकता हो इसकी एग्जीक्यूशन के दौरान फ्रॉम वन मेमोरी सेगमेंट टू एन अदर, तो बाइंडिंग जो है उसको डिले कर देना चाहिए रन टाइम तक। अगर एक प्रोसेस आपको लगता है कि वो इतना फ्लेक्सिबल है कि वो रन होते हुए, एग्जीक्यूट होते हुए एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, तो उसकी जो बाइंडिंग है वो रन टाइम के लिए डिले कर दी जाती है, लेकिन इसके लिए स्पेशल हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स हैं एड्रेस बाइंडिंग की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर दिस शॉर्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमारे पास एक फिगर है जिसके अंदर हमारे पास एक सोर्स प्रोग्राम आता है कंपाइलर में। कंपाइलर उसको कंपाइल करता है, उसके जो भी ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स हैं उनको साथ लिंक करता है, दूसरे भी ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स आ जाते हैं, तमाम लिंक होकर लोड कर दिए जाते हैं, लोडर में आते हैं। लोडर के अंदर जो लोडर होता है और उसने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं या जो सिस्टम की लाइब्रेरीज हैं उनको साथ में अटैच करना होता है, और उसके बाद प्रोग्राम हमारा एक मेमोरी बाइनरी इमेज बन जाती है और एग्जीक्यूट हो जाता है। और एग्जीक्यूट होने के साथ साथ जो उसकी डायनामिक लिंकिंग अगर है, अगर उसने रन टाइमर कोई चीज़ें अपने साथ लिंक करनी है तो वो डायनेमिक लिंकिंग हो जाती है। इस तरह से हमारे पास ओवरऑल एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ अबाउट लॉजिकल वर्सेस फिजिकल एड्रेस स्पेस। लॉजिकल वर्सेस फिजिकल एड्रेस स्पेस का क्या मतलब है कि एक तो हमारे पास लॉजिकल ख्याली एड्रेसेस होते हैं कि हम बाय रेफरेंस बोल रहे होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं फिजिकल एड्रेसेस, ठीक है। तो फिजिकल एड्रेसेस वो एड्रेसेस होते हैं जहाँ पर एक्चुअली मेमोरी में डाटा पड़ा होता है। तो जब भी हमारे पास जो एड्रेस जनरेट किए जाते हैं सीपीयू से, ये लॉजिकल एड्रेस होते हैं जब सीपीयू उनको जनरेट करता है। लेकिन जब मेमोरी यूनिट किसी भी एड्रेस को देखता है जो कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर लोड किया गया है, इसको फिजिकल एड्रेस के तौर पर वो रेफर करता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि सीपीयू जो जनरेट करता है दैट इज़ लॉजिकल एड्रेस, लेकिन जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर रीड करता है, ये सी करता है एड्रेस को, दैट इज़ फिजिकल एड्रेस। तो लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो लॉजिकल एड्रेस बेसिकली क्या है? जो भी इंस्ट्रक्शन या डाटा प्रोसेस एड्रेस स्पेस के अंदर है जहां पर उसने एग्जीक्यूट होना है उसको लॉजिकल एड्रेस कहा जाता है। लेकिन जो मेन मेमोरी लोकेशन होती है किसी भी डाटा की उसको हम फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। यानी जो डाटा हमारे पास प्रोसेसर या प्रोसेस की एड्रेस स्पेस में होगा उसको लॉजिकल एड्रेस से रेफर किया जाएगा, लेकिन जो डाटा मेन मेमोरी में होगा उसको फिजिकल एड्रेस से रेफर किया जाता है। तो कंपाइल टाइम और लोड टाइम के ऊपर जो बाइंडिंग मेथड्स होते हैं ये लॉजिकल और फिजिकल एड्रेसेस जो आइडेंटिकल होते हैं उनको जनरेट करते हैं, यानी एक जैसे एड्रेसेस जनरेट करते हैं, उनका लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस सेम होता है जो कंपाइल टाइम और लोड टाइम पर करते हैं, क्योंकि पहले से ही कर दिया जाता है मैच, तो पहले से ही फिजिकल एड्रेस का पता होता है।
तो वो पहले से ही सेम आइडेंटिकल जनरेट कर देते हैं। लेकिन जो एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग मेथड होता है, इसके अंदर डिफरेंट फिजिकल और लॉजिकल एड्रेसेस आते हैं। ये मतलब उस टाइम लॉजिकल एड्रेस एक जनरेट कर देगा, लेकिन जो एक्चुअल फिजिकल एड्रेस होगा वो रन टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम पर ही जनरेट होगा। अगर हम लॉजिकल एड्रेस को वर्चुअल एड्रेस के तौर पर रेफर करें तो ये हमारे पास बेसिकली एग्जीक्यूशन टाइम में हम ये काम कर रहे होते हैं कि एग्जीक्यूशन टाइम में हम लॉजिकल एड्रेस को वर्चुअल एड्रेस भी बोल रहे होते हैं। तो जितने भी हमारे पास लॉजिकल एड्रेसेस हैं जो किसी प्रोग्राम ने जनरेट किए हैं, उस वो एक प्रोग्राम के या एक प्रोसेस के जो लॉजिकल एड्रेसेस होते हैं उनको बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ अ प्रोसेस। यानी एक प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल उसने 10 एड्रेसेस जनरेट किए हैं, लॉजिकल एड्रेसेस जो उसने मेमोरी एक्सेस करनी है, तो वो इकट्ठा मिला के जो ग्रुप बनाएगा उसको बोलेंगे लॉजिकल एड्रेस स्पेस या प्रोसेस एड्रेस स्पेस। और जो हमारे पास फिजिकल एड्रेसेस होते हैं इन लॉजिकल एड्रेसेस से, उनको बोलते हैं फिजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ द प्रोसेस। तो जो भी टोटल साइज होता है फिजिकल एड्रेस स्पेस का, ये होता है इक्वल टू द मेन मेमोरी। यानी मेन मेमोरी से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते हम फिजिकल एड्रेस को, क्योंकि फिजिकल एड्रेस इज बेसिकली पॉइंटिंग टू द मेन मेमोरी। और जो रन टाइम मैपिंग होती है वर्चुअल से फिजिकल एड्रेस में, यानी वर्चुअल का मतलब है, वर्चुअल एड्रेस को हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एग्जीक्यूशन टाइम वाला लॉजिकल एड्रेस है। तो एग्जीक्यूशन टाइम वाला जो लॉजिकल एड्रेस होता है उसको वर्चुअल एड्रेस बोला जाता है। तो जो वर्चुअल से फिजिकल एड्रेस के अंदर मैपिंग हो रही होती है, ये सीपीयू के अंदर एक हार्डवेयर कर रही होती है जिसका नाम है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, जो हमने पहले भी देखा था कि मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के काफ़ी काम होते हैं। तो ये वाला जो काम है, जो एड्रेस माइंडिंग वाला काम है या एड्रेस कन्वर्जन वाला काम है, ये भी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट कर रहा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। उसके बाद हमारे पास ट्रांसलेशन की यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमारे पास 2 डायग्राम्स गिवन है। अब यहाँ पर 2 सिंपल वे ट्रांसलेट करने के लॉजिकल एड्रेसेस को फिजिकल एड्रेसेस में शो किए गए हैं। एक बेस रजिस्टर होता है जो कि लोड कर दिया जाता है विद रेस्ट ऑफ द फर्स्ट बाइट इन द प्रोग्राम, यानी बेस कहाँ से स्टार्ट होगी बेस रजिस्टर ये बताता है, ठीक है, कि इस जगह से एड्रेस स्टार्ट होगा। फिर एक हमारे पास लिमिट रजिस्टर होता है जो रेंज बता देता है कि फॉर एग्जाम्पल 0 से एड्रेस स्टार्ट होगा, लिमिट रजिस्टर में बता दिया जाएगा कि 5 स्पेसिस तक इसमें जाना है। तो 0 + 5 ये हमारे पास टोटल एड्रेस बन जाएगा, एड्रेस स्पेस बन जाएगी। तो एक बेस होता है और एक लिमिट रजिस्टर होता है। तो बेस रजिस्टर इज लोडेड विद द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट बाइट इन द प्रोग्राम, जो भी इंस्ट्रक्शन है या डाटा है। और सेपरेट रजिस्टर होते हैं वो बिगिनिंग ऑफ द कोड, डाटा और स्टैक पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम को पॉइंट कर रहे होते हैं। जो बेसिकली फर्स्ट बाइट इन प्रोग्राम है उसको करेगा बेस रजिस्टर, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं डाटा है उसके लिए और सेपरेट रजिस्टर यूज़ किए जाते हैं। अब हमारे पास पहला जो केस है उसके अंदर बेस रजिस्टर को हम रीलोकेशन रजिस्टर बोलते हैं। जो फर्स्ट केस है जिसके अंदर वो फर्स्ट बाइट ऑफ द प्रोग्राम को पॉइंट कर रहा होता है, इसको रीलोकेशन रजिस्टर बोला जाता है। अब लॉजिकल एड्रेस को ट्रांसलेट कर दिया जाता है फिजिकल एड्रेस में लॉजिकल एड्रेस टू द वैल्यू ऑफ रीलोकेशन रजिस्टर, यानी लॉजिकल एड्रेस की जो भी वैल्यू है हम अगर बेस के साथ ऐड कर दें, जैसे मैंने लिमिट बोला था, लिमिट की जगह आप यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस की वैल्यू ले लें, ठीक है। लिमिट रजिस्टर भी हो सकता है या इसको लॉजिकल एड्रेस की वैल्यू बोली जाती है। जब इसको बेस के अंदर ऐड कर दिया जाता है या फिर रीलोकेशन रजिस्टर के अंदर ऐड कर दिया जाता है तो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेस जनरेट हो जाता है। अब यहाँ पे इसको फिगर से समझते हैं। हमारे पास सीपीयू था, सीपीयू ने एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया 346 कि इस प्रोसेस के लिए 346 एड्रेस होगा। अब रीलोकेशन रजिस्टर है, उसने बोला कि 14,000 से आप स्टार्ट करो, 14,000 से पहले तमाम जगह फुल है। तो 14,000 के अंदर हम 346 ऐड कर देंगे तो 14,346 जो है वो फिजिकल एड्रेस बन जाएगा उस प्रोसेस के लिए, और उस जगह पर जाके वो मेन मेमोरी में असेस कर लेगा। अब हमारे पास इंटेल का जो 8086 आर्किटेक्चर है, इसके अंदर जो लॉजिकल एड्रेस होता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का, ये इंस्ट्रक्शन पॉइंटर बताता है। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर एक रजिस्टर होता है जिसको प्रोग्राम कंट्रोल भी बोला जाता है। ये पॉइंट करता है कि अभी प्रोग्राम यहाँ से चलेगा, नेक्स्ट जो इसकी इंस्ट्रक्शन है वो इस जगह से चलेगी, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो इस जगह से चलेगी। तो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस बता रहा होता है ये इंस्ट्रक्शन पॉइंटर बता रहा होता है। और जो फिजिकल एड्रेस होता है वो कंप्यूट कर लिया जाता है बाय शिफ्टिंग द कोड सेगमेंट रजिस्टर लेफ्ट बाय 4 बिट्स एंड एडिंग IP टू इट। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास कोड सेगमेंट रजिस्टर को हम इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के अंदर ऐड करते हैं तो फिर हमारे पास फिजिकल एड्रेस जनरेट होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये लॉजिकल एड्रेस है जो जनरेट किया सीपीयू ने, और ये हमारे पास कोड सेगमेंट है। कोड सेगमेंट बताता है कि कोड बेसिकली कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसका रेफरेंस क्या है मेमोरी में। अब कोड सेगमेंट के अंदर हम लॉजिकल एड्रेस को ऐड करते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये दोनों हमारे पास 16 के बिट्स के होते हैं। हमने 20 बिट का फिजिकल एड्रेस जनरेट करना होता है। तो 20 बिट का फिजिकल एड्रेस जनरेट करने के लिए हमको
2 बार इसको लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ता है। जब 2 बार इसको लेफ्ट शिफ्ट कर देते हैं तो ये 20 बिट का एड्रेस बन जाता है और फिर इसके लॉजिकल एड्रेस में ऐड कर देते हैं तो हमारे पास 20 बिट का फिजिकल एड्रेस जनरेट हो जाता है। और ये तमाम काम जो कर रहा है, जो फिजिकल एड्रेसेस के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, ये हमारे पास कर रहा होता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। अब यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है कि हमारे पास लॉजिकल एड्रेस है एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का और फिजिकल एड्रेस हम कंप्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो लॉजिकल एड्रेस 16 बिट का है, जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है उसका ये एड्रेस गिवन है 0B10H, और हमारे पास जो कोड सेगमेंट है उसका ये गिवन है। अब हम क्या करेंगे, जो कोड सेगमेंट वाला है उसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 24 और उसके बाद हम ऐड कर देंगे आईपी में। 24 से क्यों करेंगे, क्योंकि हम हेक्सा में कैलकुलेशंस बेसिकली कर रहे हैं। तो 24 से मल्टीप्लाई करके आईपी में ऐड करेंगे तो हमारे पास ये एड्रेस जनरेट हो जाएगा, दिस इज फिजिकल एड्रेस। तो इस तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद कर लेना है। ये कैलकुलेशन आप एक्सेल में भी परफॉर्म कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं हम इंसर्ट करें, वहाँ पर सम कर लें, और अगर आपने कन्वर्जन करनी है तो वहाँ पर फंक्शंस भी होते हैं, हेक्सा टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, ये हम टेक्निक्स देख लेते हैं। तो ये हमारे पास जो टेक्निक्स होती हैं ये मेन टेक्निक्स के एडिशन में यूज़ की जाती हैं, जैसे पेजिंग हो गया, सेगमेंटेशन हो गया, जो कि बाद में हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन अभी हम इनको स्किप करते हैं। अभी हम देखते हैं ये वाली जो हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं। सबसे पहले हमारे पास डायनेमिक लोडिंग है। डायनेमिक लोडिंग के अंदर क्या किया जाता है कि अब जो साइज ऑफ प्रोसेस होता है वो साइज ऑफ फिजिकल मेमोरी के लिए लिमिट कर दिया जाता है कि जो किसी भी प्रोसेस का साइज है वो फिजिकल मेमोरी से एक्सीड नहीं कर सकता। तो फिर हम बेटर मेमोरी स्पेस यूटिलाइजेशन के लिए डायनेमिक लोडिंग यूज़ करते हैं। डायनेमिक लोडिंग से मुराद ये है कि एक फंक्शन को तब तक लोड नहीं किया जाता जब तक उसकी ज़रूरत ना पड़े। एक प्रोसेस ने किसी फंक्शन का इस्तेमाल करना है, हम पहले से उसको मेन मेमोरी में नहीं रखते। तो हमारे पास जो भी फंक्शंस होते हैं उनको डिस्क में एक रीलोकेटेबल फॉर्मेट में रख दिया जाता है, यानी वो मूव कर सकते होते हैं। तो जब मेन प्रोग्राम मेमोरी में लोड किया जाता है और एग्जीक्यूट किया जाता है तो उसके साथ फंक्शंस को लोड नहीं किया जाता। जब भी किसी फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, उसको कॉल करना पड़ेगा, तो हम द कॉलिंग रूटीन फर्स्ट चेक्स टू सी वेदर द अदर रूटीन हैज़ बीन लोडेड और नॉट। तो पहले वो चेक करेगा कि जिस फंक्शन को वो कॉल कर रहा है वो क्या प्रोग्राम के अंदर ही इंक्लूडेड है जो मेन मेमोरी में लोड किया गया था। अगर ऐसा नहीं है तो हमारे पास जो लिंकिंग लोडर है, रीलोकेटेबल लिंकिंग लोडर, उसको बुलाया जाता है। उसको बोला जाता है कि आप क्या करो कि जो भी फंक्शन इस प्रोग्राम ने कॉल किया है उसको मेमोरी में लोड कर दो और प्रोग्राम की जो एड्रेस टेबल्स हैं उनको अपडेट कर दो टू रिफ्लेक्ट दिस चेंज। यानी मेन मेमोरी में लोड करेंगे, किसी ना किसी जगह पे आएगा, जिस जगह पे आ रहा है वो अब इस प्रोसेस एड्रेस स्पेस की जो प्रोसेस एड्रेस टेबल है उसके अंदर वो जगह अपडेट कर दो ताकि पता चल जाए कहाँ पे फंक्शन लोड हुआ है। तो कंट्रोल जो होता है फिर पास कर दिया जाता है न्यू लोडेड रूटीन पर, यानी फिर जो हमने नया फंक्शन लोड किया है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है। तो डायनेमिक लोडिंग के जो एडवांटेजेस होते हैं वो ये होता है कि अनयूज्ड रूटीन जो होती है वो लोड नहीं की जाती। ऐसा भी हो सकता है कि किसी प्रोग्राम एक बार चल रहा था, उसने किसी फंक्शन को यूज़ ही नहीं करना, तो वो लोड ही नहीं किया जाएगा, तो इसका एडवांटेज हो जाता है। और कम टाइम की ज़रूरत पड़ती है टू लोड अ प्रोग्राम जल्दी लोड हो जाएगा और लेस मेमोरी स्पेस जो है वो रिक्वायर्ड होगी। लेकिन रन टाइम एक्टिविटी जो है इसके अंदर वो डायनेमिक लोडिंग के लिए वो डिसएडवांटेज है कि हमने अगर फॉर एग्जांपल एक फंक्शन की ज़रूरत पड़ गई, उसको फिर पहले बताओ कि हमें इसकी ज़रूरत है, फिर लिंकर उसको लेकर आएगा, फिर एड्रेस स्पेस को मैच करेगा, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो होती है इसको किसी स्पेशल सपोर्ट की ऑपरेटिंग सिस्टम से ज़रूरत नहीं पड़ती, ये उसके बगैर भी जस्ट आर्किटेक्चर बेस्ड भी एग्जीक्यूट हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है डायनेमिक लिंकिंग एंड शेयर्ड लाइब्रेरीज। अब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं ये सिर्फ स्टैटिक लिंकिंग को सपोर्ट करते हैं। स्टैटिक लिंकिंग से मुराद ये है कि जब प्रोग्राम लोड हो सारे फंक्शन उसके साथ ही लोड हो जाएं, जिसके अंदर हमारे पास सिस्टम लैंग्वेज लाइब्रेरीज होती हैं। इनको किसी नॉर्मल ऑब्जेक्ट मॉड्यूल की तरह ट्रीट किया जाता है और लोडर जो होता है इनको बाइनरी प्रॉपर इमेज में अपलोड कर देता है। यानी कोई भी प्रोग्राम चलना है ना किसी सिस्टम में, तो कुछ सिस्टम की भी लाइब्रेरीज होती हैं जो उसको चलाती हैं। तो सिस्टम लाइब्रेरीज को भी नॉर्मल फंक्शंस की तरह ट्रीट किया जाता है, प्रोग्राम का हिस्सा ट्रीट किया जाता है और प्रोग्राम के साथ ही मेमोरी में लोड कर दिया जाता है। तो ये होती है स्टैटिक लिंकिंग। जो डायनेमिक लिंकिंग होती है ये डायनेमिक लोडिंग की तरह है। यानी डायनेमिक लोडिंग में हमने देखा था कि फंक्शन की जब जरूरत पड़ी तब लोड कर दिया। डायनेमिक लिंकिंग भी उसी तरह है। डायनेमिक लिंकिंग में भी जब सिस्टम लाइब्रेरीज की जब जरूरत पड़ेगी उस टाइम लिंक कर दिया जाएगा। तो रादर दैन लोडिंग being postponed until execution time, तो लोडिंग को एग्जीक्यूशन टाइम तक पोस्टपोन करने के बजाय लिंकिंग को पोस्टपोन कर दिया जाता है रन टाइम। यानी लोडिंग एक अलग चीज़ है, लिंकिंग एक अलग चीज़ है। लोडिंग है प्रोग्राम को लोड करना, लिंकिंग होती है कि जो सॉफ्टवेयर की सिस्टम लाइब्रेरीज हैं उनको साथ अटैच करना। तो हमारे पास जो सिस्टम लाइब्रेरीज होती हैं उनको उनकी लिंकिंग को रन टाइम तक डिले कर दिया जाता है। जब रन टाइम होगा तभी उनको लिंक कर दिया जाएगा। तो इस फैसिलिटी के बगैर जितने भी प्रोग्राम सिस्टम पे होते हैं उनको अपनी लैंग्वेज लाइब्रेरी इंक्लूडिंग इन द एग्जीक्यूटेबल इमेज, अगर ऐसा ना करेंगे तो जो भी प्रोग्राम्स हम जब भी लोड कर रहे होंगे तो हमें
हर प्रोग्राम के साथ अलग जो सिस्टम की लाइब्रेरीज हैं उनको लिंक करना पड़ेगा, लिंक करके लोड करना पड़ेगा, और ये जो रिक्वायरमेंट होती है ये डिस्क स्पेस और मेन मेमोरी दोनों को ज़ाया करती है। तो इससे बचने के लिए हम डायनेमिक लिंकिंग करते हैं। एक स्टब इंक्लूड कर दिया जाता है। स्टब से मुराद ये कि रेफरेंस, छोटा सा एक कोड होता है जो सिस्टम लाइब्रेरीज का रेफरेंस होता है, जो प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है फॉर ईच लाइब्रेरी रूटीन रेफरेंस, जो कि सिस्टम की लाइब्रेरीज हैं उनके फंक्शंस का जस्ट रेफरेंस, जस्ट एड्रेस कैरी करता है, उनको रेफरेंस कर रहा होता है। तो इस ये जो स्टब होता है ये स्मॉल पीस ऑफ कोड, बहुत छोटा सा कोड होता है, और सिर्फ ये बता रहा होता है कि अगर आपको किसी सिस्टम लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़े तो आपने उसको कैसे लोकेट करना है, और मेमोरी रेजिडेंट जो रूटीन होती हैं वो कौन कौन सी हैं, और अगर मेमोरी के अंदर रूटीन रेजिडेंट नहीं है, मेमोरी के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो आपने कैसे उसको लाइब्रेरी को लोड करना है। ये तमाम चीज़ें इस टब के अंदर लिखी होती हैं। तो अब जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा तो ये जो छोटा सा कोड है जिसके अंदर एड्रेसेस हैं सिस्टम लाइब्रेरीज के, इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा बाय एड्रेस ऑफ द रेलिवेंट लाइब्रेरी कोड, यानी जिस प्रोग्राम को लाइब्रेरी कोड की ज़रूरत है उसके एड्रेस से उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा और कोड एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। अगर लाइब्रेरी कोड मेमोरी में है तो बल्ले बल्ले ज़बरदस्त, अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम उसको लोड कर देंगे मेमोरी के अंदर। अब ये जो फीचर है इसको लाइब्रेरीज को अपडेट करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। अब लाइब्रेरी जब होती है, आपने एक बार लिंक कर लिया है और वो मेन मेमोरी में रेजिडेंट हो गई है, अब एक उसकी अपडेट आ गई है, तो लाइब्रेरी में बी रिप्लेस्ड बाय न्यू वर्जन, उस न्यू वर्जन से रिप्लेस हो जाएगी, एंड ऑल प्रोग्राम्स दैट रेफरेंस लाइब्रेरी विल ऑटोमेटिकली यूज द न्यू वर्जन। क्योंकि सब प्रोग्राम्स जो हैं उनके अंदर सिर्फ स्टब में छोटा सा एड्रेस है, तो इस एड्रेस के ऊपर जो लाइब्रेरी पड़ी हुई है आप उसको बस अपडेट कर दो। जब आप उसको अपडेट कर दोगे तो तमाम प्रोग्राम्स में ऑटोमेटिकली न्यू वर्जन चलेगा विदाउट एनी नीड टू बी रीलिंक्ड। आपको रीलिंक दोबारा से नहीं करना पड़ेगा सब में, क्योंकि सब में ऑलरेडी बस एड्रेसेस हैं, असल लाइब्रेरीज तो है नहीं। एक जगह पर ही आप अपडेट करेंगे सब में अपडेट हो जाएगी। तो मोर देन वन वर्जन ऑफ लाइब्रेरी में बी लोडेड इनटू द मेमोरी एंड ईच प्रोग्राम यूजेस इट्स वर्जन इन्फॉर्मेशन टू डिसाइड व्हिच कॉपी ऑफ द लाइब्रेरी टू यूज। ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्रोग्राम कहता है कि मुझे पुराना वर्जन यूज़ करना है, तो हम जितने वर्जन्स होते हैं जो यूज़ हो रहे होते हैं वो लाइब्रेरी के हम मेन मेमोरी में लोड कर देते हैं, और जो प्रोग्राम होता है अपनी मर्जी के मुताबिक वर्जन नंबर चूज़ करके उसको लिंक कर लेता है। जो मेजर चेंजेस होती हैं वो सिर्फ वर्जन नंबर को इंक्रीमेंट करने में होती हैं, यानी पुराने प्रोग्राम में इंक्रीमेंट नहीं किया जाएगा, और जो प्रोग्राम्स होंगे जो न्यू लाइब्रेरी के साथ कंपाइल किए जाएंगे उनके अंदर ये चेंजेस जो होती हैं ये इनकॉर्पोरेट कर दी जाएंगी। जो भी प्रोग्राम होते हैं न्यू लाइब्रेरी से इंस्टॉल होने से पहले वो पुरानी लाइब्रेरी के वर्जन पर ही चलते रहेंगे। प्रोग्राम लिंक बिफोर द न्यू लाइब्रेरी वाज लिंक्ड विल कंटिन्यू यूजिंग ओल्डर लाइब्रेरी, और इसको बोला जाता है शेयर्ड लाइब्रेरीज। ये जो हम कर रहे हैं ना कि लाइब्रेरीज एक ही पड़ी हुई हैं और सिर्फ प्रोसेसेस के अंदर एड्रेसेस अवेलेबल हैं, वो एक ही जगह से उसको एक्सेस कर रहे हैं, इस तमाम मैकेनिज्म को शेयर्ड लाइब्रेरीज बोला जाता है। अब जो भी ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, अब जो भी हमारे पास डायनेमिक लिंकिंग होती है उसको कम ज़रूरत पड़ती है प्रोग्राम को लोड करने में, क्योंकि प्रोग्राम छोटा हो जाता है, पूरी लाइब्रेरीज और फंक्शंस लोड नहीं करने पड़ते, तो कम टाइम लगता है टू लोड द प्रोग्राम, और डिस्क स्पेस भी कम लगती है टू स्टोर बाइनरीज। हाउएवर ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है रन टाइम में। रन टाइम में अगर फॉर एग्जांपल कुछ लिंक करने का जरूरत पड़ा, मेमोरी में अवेलेबल नहीं था तो लोड करना पड़ेगा, तो वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, रिजल्टिंग इन स्लोअर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो प्रोग्राम लिंक और कंपाइल और लोड तो जल्दी हो रहा होता है लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन स्लो हो जाती है। तो जो डायनेमिक लिंकिंग होती है इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत कैसे पड़ती है डायनेमिक लिंकिंग में, कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एवेलुएट कर लेता है कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज ऐसी हैं जो ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो उनको मेमोरी में रख लेता है और वहाँ से प्रोग्राम उसको जल्दी यूज़ करते रहते हैं। तो डायनेमिक लोडिंग जो होती है उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पर तो प्रोग्राम्स के अपने फंक्शंस होते हैं जो उसने लोड करने होते हैं, एग्जीक्यूट करने होते हैं। लेकिन डायनेमिक लिंकिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइब्रेरीज को यूज़ करना होता है। तो जीसीसी कंपाइलर होता है ये इन्वोक कर देता है डायनेमिक लिंकिंग बाय डिफ़ॉल्ट। जब भी हम कोई प्रोग्राम जीसीसी कंपाइलर से कंपाइल करते हैं तो उसके अंदर डायनेमिक लिंकिंग बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती है, और जब हम स्टैटिक ऑप्शन करते हैं तो हमारे पास स्टैटिक लिंकिंग आ जाती है। तो इस तरह से ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू है कि जीसीसी कंपाइलर में अगर हमने स्टैटिक लिंकिंग करनी हो तो हम कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं, हम ये वाला कीवर्ड यूज़ करते हैं डैश स्टैटिक। यहाँ पर हमारे लेक्चर एंड होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग वॉचिंग। अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।